हेलो फ्रेंड्स, जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन काफ़ी जोरदार, काफ़ी बेस्ट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो आज का चैप्टर है वो क्या चल रहा है, चैप्टर 3। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह 7 बज चुका है, ठीक है। सभी जो है आ जाए क्लास में। और जो आज डिस्कशन करेंगे काफ़ी शानदार, जिसमें हम चर्चा करेंगे चैप्टर 3 का और काफ़ी डिटेल से इसको हम लेकर चलेंगे। और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जब भी हम बात करते हैं एनसीईआरटी को तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है ना। क्योंकि आपको हम बता दें कि ये जो बुक लिखा गया है एक बच्चों को पढ़ने के लिए लिखा गया है, ठीक है। और जब आप ग्रेजुएशन में जा कर के आप इस प्रकार के बुक को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन यदि जो आपका टारगेट है सिविल सर्विस ज्वाइन करने का, या देखिए सिविल सर्विस तो है ही, अदर कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं कंपटीशन का, तो आपका बेस एक काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और वो बेस तभी बनेगा जब हम जो सिलेबस मांग कर रहा है उस पूरे सिलेबस को एक बहुत ही सुंदर तरीका से जो है हम तैयार कर ले, उसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर ले। देखिए जो भी हम अभी तो बुक लेकर चल रहे हैं ना, तो बुक जैसे ही खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से जितने भी चैप्टर हमने कवर कर लिया वो सारी चैप्टर का एक निचोड़, मतलब आपको एक सार देंगे। मतलब नोट्स भी आपको नहीं बनाना है, केवल सार को आपको देखना है और जो सार हम आपको देंगे उसका आपको केवल नोट्स तैयार करना है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे हम सारा करेंगे। पहले क्या करते हैं कि पूरा बुक को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम चैप्टर 3 की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। और आपको पता ही है कि पूरे चैप्टर का पीडीएफ लेने के लिए आपको कहाँ जुड़ना है, एजे स्टडी लाइव जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको जुड़ना है। फ्रेंड्स, क्लास शुरुआत करने से पहले सबसे सुंदर कोटेशन जो हम एपीजे अब्दुल कलाम की कोटेशन से शुरुआत करना चाहते हैं। कहते हैं कि इट इज वेरी से टू डिफेक्ट समवन बट वेरी डिफिकल्ट टू विन समवन। मतलब देखिए, किसी को हराना तो बहुत आसान है, किसी को हराना तो बहुत आसान है, पर किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है ना। किसी को पाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी को छोड़ना तो बहुत आसान है पर किसी को पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उस मुश्किल को जो है आप आसान कर सकते हैं बस अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से। बस आपको ये होना चाहिए कि जो मेरा एफर्ट है वो आपका 100% है ना। 100% आप अपना एफर्ट लगाइए। जब आपके पास जब रिजल्ट आएगा तब आपकी मेहनत का एहसास होगा। तो ये हो गया हम क्लास में जो अभी तक चर्चा कर चुके हैं चैप्टर में, वो हम एक पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर 2 पार्ट को भी हमने कंप्लीट किया था पिछले वाले क्लास में। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जो है वहां पर आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। इसका हम एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए है क्लास बाय क्लास। जो अभी क्लास 6 का चल रहा है ना, तो क्लास 6 का हम एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए है। जितना भी चैप्टर आपका हो रहा है वहां पर आप कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे और हड़प्पा के बारे में हम थोड़ा बहुत जो है क्लास 6 में ही जिक्र किया गया है। तो हम यहाँ पर भी हड़प्पा के बारे में थोड़ा बहुत जो है समझने का प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम मैप पर बता दें तो ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है, एक पॉलिटिकल है, एक आपका जो है फिजिकल मैप है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर राज्यों की बात करें आप लोग, ये आपको कमेंट करना है कि जो बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप कौन कौन से राज्य से हैं, कौन कौन से राज्य से हैं। आप ये कमेंट कीजिए कि आपका राज्य कौन कौन से अन्य राज्य से अपना बॉर्डर सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। या कोई वैसे भी राज्य है जो किसी देश से लग रहा है, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अपने राज्य का या अपने जिला का कोई फेमस चीज जो है वो आप हमें जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जरूर बताएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ये अगर बात करें पूरे वर्ल्ड मैप, तो पूरे वर्ल्ड मैप में अगर हम इंडिया के लोकेशन को देखें तो ये आपका इंडिया का लोकेशन हो गया। क्लियर है। अब चलिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चैप्टर 3 को लेकर के चल रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, जिसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। देखिए ये शुरुआत होता है एक बच्चों की वार्तालाप से, है ना। इसमें देखिए क्लास की शुरुआत करते हैं तो कहता है कि पुराने भवन का संरक्षण।
पुराने भवनों का संरक्षण, है ना, इतिहास में बहुत आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो धीरे धीरे हम उस लेवल पर पहुंचेंगे। पहले हम बेस तैयार करेंगे। और हम आपको ये बताए थे कि इतिहास का मतलब क्या है, कनेक्ट करना। इतिहास मतलब क्या है, कनेक्ट करना, क्योंकि हम अभी वर्तमान में हैं और जो आने वाले समय में जो खोज हो रहा है, शोध हो रहा है, वो भी किसी न किसी रूप से इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। सब इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास को हमें कनेक्ट करना है, इतिहास को हमें ज्योग्राफी से कनेक्ट करना है, इतिहास को हमें इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करना। देखिए आज भी जब हड़प्पा की सभ्यता की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इतिहास को हम इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया से हम कनेक्ट करेंगे, है ना, पॉलिटिकल एरिया से हम कनेक्ट करेंगे। तो इतिहास जो है आपका बेस है, इससे हम सारे टॉपिक को जो है हम कनेक्ट करने के लिए जो सीखेंगे। तो होता क्या है कि थोड़ा बहुत इतिहास को पढ़ने में लोग बोरियत भी फील होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पढ़ना तो है ही। जब मंजिल तय कर लिए हैं तो मंजिल पर चलना तो है ही, है ना, चाहे लाख कठिनाइयाँ यहाँ पर आ जाए। तो पढ़ना है, बस पढ़ना है, ठीक है। अभी केवल फोकस यही आपको होना चाहिए कि बस हमें पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस ये आपको यहाँ पर अभी फोकस होना चाहिए। तो अगर देखिए हम शुरुआत करते हैं तो कहता है कि जसपाल और हरप्रीत, दो बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे जो है भूतहा घर कहते थे, है ना। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला का मतलब उसकी बनावट, कैसी उसकी बनावट है। आने वाले जो वीडियो होगा, जो चैप्टर होगा, उसमें हम समझेंगे किस किस प्रकार की वास्तुकलाएं जो है पहले इतिहास में लोगों के द्वारा जो है बनाया गया था, है ना। हम सारी बातों की इसमें चर्चा करेंगे स्थिरता से, बारी बारी से। आपको केवल ये ध्यान है कि जो नए नए शब्द मिल रहा है वो नए नए शब्द को हमें कलेक्शन करना है, क्योंकि जब आप रिटन एग्जाम में एग्जाम देते हैं या ऑप्शन में जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं, है ना, की पॉइंट मिलता है, जिससे आप आंसर जो है सही और आंसर को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ठीक है ना। वर्ड को आप केवल जो है एक डायरी बनाइए और जो नया नया वर्ड आपको मिल रहा है वो नया नया वर्ड को जो आप कलेक्शन करना वहां से चालू कर दीजिए, ठीक है। तो कहता है कि क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर यशपाल जो है हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो रहा है। ये जो है लोग दोनों मिलके जो है सोचने लगे। आगे देखिए कहता है कि हड़प्पा की कहानी। यहाँ पर हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हड़प्पा की कहानी। ये वाला पूरा रीजन जो देख रहे हैं आप, ये वाला पूरा रीजन, ये आपका जो है हड़प्पा की जो है जो नगरीय व्यवस्था थी, है ना, ग्रामीण व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो इसकी क्या है आपका पूरा फैलाव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिंधु नदी, है ना, मोहनजोदड़ो ये आपका हो गया, चुनहुदरो आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जितने भी नगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका हड़प्पा हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आज हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे इसमें, बाकी जब जैसे जैसे हम क्लास मेरा आगे बढ़ेगा, ठीक है। और देखिए ये जो अभी हम 6 क्लास में जो चर्चा कर रहे हैं, अब यही क्लास को हम चर्चा करेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री में। तो मतलब समझिए 6 वाला का चर्चा अब हम कहाँ करेंगे, क्लास 11th के हिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर काफ़ी डीप हम चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर केवल हम ओवरव्यू लेंगे, ओवरव्यू लेकर के समझेंगे पूरी कहानी को, क्या था हड़प्पा, और यहाँ की जो स्थलें कैसी थी, यहाँ की व्यापार व्यवस्था कैसा था, यहाँ की मुद्रा व्यवस्था कैसा था, लोकेशन थोड़ा बहुत हम इसमें जानने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी कहती है। जितनी भी पुरानी इमारतें होती है वे अपनी कहानी कहती है। आप घूमने के लिए कहीं जाते होंगे तो आपको कई एक बहुत जो बड़े बड़े विशाल मंदिर आपको मिलता होगा, है ना, कई एक पूरा स्थल जो है आपको मिलता होगा, फिर भवनें आपको मिलते होंगे। जैसे काफ़ी सुंदरता की बात करें तो आप ताजमहल देखते होंगे, या अगर हम बात करें
कि कोई स्तूप वगैरह आप देखते होंगे, है ना। तो ये सारी बातों जो है कहता है कि जितने भी पुराने स्थल है उसमें किसी न किसी रूप से एक कहानी छिपा हुआ है। जैसे अगर आप आगे भी हम चर्चा करेंगे ये ताजमहल के बारे में, तो उसमें भी एक कहानी छिपा हुआ है, या हम अशोक स्तंभ की बात कर ले तो उसमें भी एक कहानी छिपा हुआ है। तो जितनी भी पुरानी इमारतें या कोई भी वस्तुएं होती है उसमें किसी न किसी रूप से एक कहानी छिपी होती है। तो कहता है कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाए गए, देखिए यहाँ पर आपको ये समझ कैसे मतलब उसकी उत्पत्ति खोज हो रही है, क्योंकि हमें तो मालूम है नहीं कि कहाँ पर क्या था, लेकिन मालूम चलता है कब, जो दबे जब जो जमीन के तले दबे हुए हैं, जब कभी न कभी किसी कारण उसकी खुदाई होती है। लेकिन होता क्या है कि खुदाई के समय कुछ अगर मिलता है तो अनजान बस, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि इससे पहले क्या था, है ना, अनजान बस वहाँ जो कोई सामग्री मिला, कोई पदार्थ मिला, ईंट मिला, है ना, तो उसको वहां से कबाड़ करके क्या करे, अपने घरों में लगा रहे थे। हड़प्पा वाला भी यही घटनाएं घटने को देखने को मिला। तो ये कहता है कि रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों का अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो वो अभी अगर देखा जाए तो वो अभी कहाँ पड़ता है, आधुनिक जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वे पाकिस्तान वाले रीजन में वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान वाला पूरा आपका रीजन है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसी खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी, है ना, जहां से जो है अच्छी ईंटें मिलेगी। वह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हजारों ईंटें उखाड़ने लगे, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। मतलब अभी मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई सभ्यता था, मतलब वहां पर जो ईंटें मिला तो वो तो वहां पर क्या हुआ, जो ईंटें मिला उसको कबाड़ करके वो उसका यूज करने लगे, है ना। इसमें कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे क्या होगा कि जितने भी इमारतें वहां पर बने हुए थे, क्योंकि सभी दबा हुआ है, तो जब हम ईंटें कबाड़ेंगे तो वो ईंटें ऊपर से कबड़ेगा, है ना। तो जितनी भी इमारतें थी वो धीरे 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 छोटे होते चले गए और नष्ट होते चले गए। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुराविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। याद रखना, उपमहाद्वीप का मतलब हमने क्या बताया कि भारत को जो है एक जो है उपमहाद्वीप कहा जाता है ना। तो इसका जो है सबसे पुराना खंडर के रूप में जो है ये इसे मिला है। ठीक है, कहता है कि चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें जो है हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। मतलब जो यहाँ पर मिल रही, सबसे पहले जो है इसी खंड का खोज हुआ, हड़प्पा का ही खोज हुआ। तो जितने भी यहाँ के इर्द गिर्द में जो और भी इमारतें मिली या मंदिरें मिली, सॉरी मंदिर तो वहाँ पर नहीं था, है ना, जो भवनें मिली, जो भवन का स्ट्रक्चर मिला, उसे किस नाम जाना गया, हड़प्पा के नाम से उसे जाना गया। ठीक है, सभ्यता इमारतें कहा गया। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, मतलब 4700 साल पहले यहाँ पर जो डेटा एनसीईआरटी आपको दे रहा है। ठीक ना, ये देखिए जब भी कोई भी आपको डेटा यूज करना है रिटर्न के समय में, तो आप एनसीईआरटी का डेटा जो है आसानी से वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभी चेंज भी होते रहता है, जैसे जैसे नया नया आधुनिकता का विकास होता है वैसे वैसे इतिहास में भी क्या होता है, वो थोड़ा बहुत चेंज जो है होते रहता है। ठीक है, कहता है कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बहुत जरूरी है रखना, है ना। कहता है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी, इन नगरों की विशेषता क्या थी। ध्यान से एक टॉपिक को यहाँ समझना है, क्योंकि आगे चल करके यही बात आपको डीप होगा। तो अगर हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहाँ से लेंगे, उसकी व्यवस्था, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, है ना, तो जब स्टैंडर्ड वाला बुक पढ़ेंगे, जो मेरा बेस मजबूत रहेगा, तो वहां पर हम उस बात को सही से समझ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले हमें एनसीईआरटी कवर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, या कोई भी फ्रेंड्स जो रेलवे एसएससी तैयारी करते हैं तो वो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते, डायरेक्टली वन लाइनर पढ़ते हैं, है ना। तो वन लाइनर पढ़ने से पहले एक कहानी अपने अंदर अपने मन में अगर आप उजागर कर लेते हैं तो हम उस टॉपिक को काफी आसानी से समझ सकते हैं।
तो कहता है कि इन नगरों में से कहा कि कई को तो दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई में क्या था, वह बड़ा बना हुआ था। जो पश्चिमी भाग था वह पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन वो क्या था, ऊंचाई पर बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो जो है निचले इलाकों पर बना हुआ था। मतलब हड़प्पा की जो है दो रूपों में बांटा गया है। एक जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन वो कहाँ बना हुआ था, काफी ऊंचाई पर बना हुआ था। लेकिन जो इसकी पूर्वी भाग थी, जो पूर्वी एरिया था, वो पूर्वी एरिया जो है आपका नीचे में बना हुआ था। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाला पार्ट था उस ऊंचाई वाला पार्ट को क्या कहा गया, नगर दुर्ग कहा। ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की जो है चार दीवारी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ये काफी खूबसूरत है, ये काफी जो है उस समय के इतिहास का जो है काफी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल, जो कि पक्की ईंटों का यहाँ पर जो है इमारतें को देखने के लिए मिला। ठीक है ना, आगे देखिए कहता है कि इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इसकी दीवारें खड़ी रही। मतलब अभी के जो वर्तमान समय में जो ईंटें देखते हैं, है ना, वो ईंटें क्या है, काफी लंबी समय तक अगर इस ईंटों को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो भी ये आपका काफी लंबा समय तक ये रह सकता है। तो यहाँ पर कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी वो भी काफी लंबे समय तक इतना सुंदर तरीका से पका हुआ था ताकि काफी लंबे समय तक वर्तमान समय में भी हम उसे क्या कर रहे हैं, साक्ष्य के रूप में देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले ईंटों को जो पकाया जाता था भट्ठों में कर करके, अभी भी वर्तमान समय में वही चल रहा है। तो इतिहास को अभी भी हम साथ साथ लेकर के बढ़ रहे हैं, है ना, इतिहास को अभी भी हम साथ साथ लेकर के बढ़ रहे हैं। तो ये सब बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे इतिहास जो है हमें समझने के लिए कोई टॉपिक को हमें सिखाता है। कहता है कि दीवार बनाने के लिए ईंटों की ऊंचाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत बने। कुछ अगर आपको बताएं कि जो पुराने मकान को देखिएगा, जब गांव ग्राम में आप जाइएगा ना, तो पुराने मकानों को देखिएगा, जो ईंटों की जो दीवार की जो व्यवस्था होती थी वो काफी चौड़ी होती थी, है ना। अभी तो क्या है, जो सीमेंट बालू पर जो पक्की जो इमारतें बन रही है वो 5 इंची ही जो है आपका 5 इंची मतलब ईंट पर जो है आपका तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप पुराना मकान को देखेगा तो यहाँ की जो लंबाई चौड़ाई है वो काफी आपका जो है बड़ा देखने के लिए मिलता था, है ना, बड़ा देखने के लिए मिलता मिलता था। अभी भी आपको जो गांव में ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। कहता है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, है ना, जिसे जो है पुरातत्वविदों ने नहान स्नानागार कहा। मतलब जो मोहनजोदड़ो में जो है एक तालाब का निर्माण किया गया था, ठीक है, जो जिसे जो है उस क्या कहा उसने, स्नानागार कहा। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान देना है, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाए गए थे। किसकी परत, तो चारकोल की परत जो है प्लास्टर के रिसाव को, पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत यहाँ पर चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की एक सीढ़ियां बनाई गई थी, है ना, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कहता है कि इसमें भरने के लिए जो है पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद जो है इसे खाली कर दिया जाता था। यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, नहानगढ़ है। उतरने के लिए क्या है, यहाँ पर दोनों ओर सीढ़ियां हैं, यहाँ पर भी सीढ़ियां हैं और यहाँ पर भी सीढ़ियां हैं। इसमें जो पानी भरा जाता था वो किससे भरा जाता था, तो कुएं से पानी भरा जाता था। और जब इसमें रिसाव को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो चारकोल का हम प्रयोग कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, तो चारकोल का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये काफी सुंदर सा स्ट्रक्चर जो है बनाया गया था उस समय की हम बात कर रहे हैं। आज से करीब 47 साल जो है 4700 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, है ना।
आगे हम चर्चा कर लेते हैं। आगे कहता है कि शायद यहाँ विशिष्ट नगरीय विशेष अवसरों का स्नान किया करते होंगे। अब देखिए यहाँ से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो आपका इलाका होगा ये शायद कोई विशिष्ट विशेष लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये काफी विशेष तरह से मतलब बनाया गया था। ये जो काफी उच्च वर्गों के लिए ये हुआ होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो है काफी डिजाइनदार बनाया गया था, एक विशेष स्ट्रक्चर। इसके इर्द गिर्द जो आपको मकान था, है ना, पानी के लिए जो है ठहराव, पानी का निकास, पूरी व्यवस्था जो यहाँ पर की गई थी। कहता है कि कालीबंगा, याद रखना है क्या आपका है, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल जो है जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अगर कालीबंगा की बात करें और लोथल की बात करें, अच्छा यदि हम आपसे पूछें कि मैप पर आपको कालीबंगा और लोथल खोजना है तो देखिए यहाँ पर आप खोज सकते हैं, लोथल आपको यहाँ मिल रहा है ना। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा देखिए आपको यहाँ मिल रहा है, मतलब लोथल वाला रीजन कहाँ है तो ये आपका गुजरात में है ना। और जो कालीबंगा की जो अगर बात करें तो ये आपको कहाँ दिख रहा है तो ये राजस्थान में दिख रहा है। तो ये सब लोकेशन अब आपको याद करना होगा, है ना। एक नोट्स में आपको जो भी हम आपको यहाँ पर जो नोट्स देंगे, ठीक है, वहां से या तो अपना एक नोट्सबुक बनाइए या इसी को आप रिकॉल करते रहें, बार बार देखते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लोथल का इलाका कहाँ है तो लोथल का इलाका ये देखिए गुजरात में पड़ रहा है। और ये कालीबंगा कहाँ है तो ये देखिए आप राजस्थान में इलाका पड़ रहा है, मतलब दोनों को दोनों जो है ये इंडिया वाला रीजन में पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कहता है कि जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। देखिए कोई भी चीज हम अब यहाँ पर भी बोल रहे हैं तो कंफर्म नहीं, संभवतः अनुमान लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या स्नानागार को देखा तो क्या कहा कि अनुमानतः जो है ये कोई विशेष लोगों का स्नानागार ही होगा, है ना। अनुमान हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार के जो है भंडारण गृह मिला है। अगर हम बात करें हड़प्पा की जो नगर थी, मोहनजोदड़ो की जो नगर थी और लोथल जैसे नगर में मतलब अनाजों का जो है भंडारण गृह मिला है, उसका भंडारण करने के लिए ये भी यहाँ पर देखने को मिला है। आगे अगर हम बात करें कि इसकी भवन के बारे में, नाले के बारे में और सड़कों के बारे में, तो काफी आधुनिकता से इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बनावट की गई थी और उसका यूज अभी हम वर्तमान टाइम में भी कर रहे हैं। अभी भी जो वर्तमान समय में जो नालियां हैं वो हड़प्पा की जो है तरह ही मिलता जुलता है ना, हड़प्पा की तरह ही मिलता जुलता है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा गौर से। कहता है कि इस नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, मतलब नगरों के जो घर होते थे वह आम तौर पर कैसे होते थे, 1 या 2 मंजिला मकान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे, घर के आंगन के चारों ओर क्या आपका है, कमरे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। देखिए ध्यान कितना विकसित था कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, कुछ घरों में कुएं भी होते थे, जो कि कुआं अभी तक चलता रहा है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री को प्रेजेंट टाइम में, है ना। कई नगरों में ढके हुए नाले, ढके हुए नाले अब याद कीजिए, क्या अभी भी आपको ये नाले देखने को मिलता है, ढके हुए नाले, है ना। नीचे में नाला, ऊपर से जो ढक्कन लगा हुआ, तो यहाँ पर देखिए नाला की व्यवस्था, नाला का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देख सकते थे। और घरों की नालियां भी जो है इसी बड़े नाले में आकर के मिलती थी, जैसे अभी वर्तमान समय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। कहा कि इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में जो है बनाया गया था। हर जो है नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों की सड़कों की नालियों में जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में जाकर के मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल मतलब जगह जगह पर जो है उठाने के लिए भी देखते होंगे, वर्तमान समय में जो नाले को देखते होंगे जगह जगह पर क्या है, उसको साफ करने के लिए जो है, उठाने के लिए जो है इस प्रकार का ढक्कन का यूज किया जाता था, है ना, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ठीक है। आगे कहता है कि नगरीय व्यवस्था की अगर हम बात करें,
कहता कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। हड़प्पा के जो नगरों में थी बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। जो शासक जहाँ पर बड़े बड़े नगरों को देखा गया, वो जो इन नगरों को बनाने में जुटे हुए थे, तो अनुमान लगाया गया कि वो लोग कौन होंगे, वहाँ का मेन होंगे, शासक होंगे, है ना। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें जो है मंगवाते थे। याद रखना है, मतलब व्यापार के लिए जो है लोग दूर दूर तक जाते थे और वहां से धातु, बहुमूल्य पत्थर इत्यादि जो है मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के बने आभूषणों जैसे कि कीमती चीजों की अपने पास रखते होंगे। इन नगर में लिपिक भी देखे होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाया। मतलब इनके द्वारा जो लिपक के द्वारा जो लिखे गए जो मुहरे पर थे या कोई अन्य चीज पर, मुहर वाला तो वर्तमान समय में हम मुहर पर लिखे हुए देख सकते हैं, उसको हम आगे दिखाएंगे, है ना। लेकिन जो अन्य चीजों पर जो लिखते थे वो शायद बच नहीं पाया। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वर्तमान में अभी, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। ये जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो है हम नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक। कह रहा है कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो कि अपने घरों या किसी भी उद्योग स्थल पर तरह तरह के चीज बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुंदर देशों के किस्से कहानियां। मतलब जो अलग अलग स्थान पर जो जाते थे व्यापार करने के लिए या कोई भी अन्य कारण से जाते थे, तो वहाँ की जो रीति रिवाज थी, है ना, वहाँ की जो कल्चर थी, वहाँ की जो कहानियां थी, वो लोग साथ लाते थे और यहाँ पर जो है वो लोगों के बीच जो है शेयर करते थे। अभी भी वर्तमान समय में ऐसी घटना देखने को मिल रहा है ना। कहा क्या चीज कि मिट्टी से बने कई खिलौने भी यहाँ पर देखने को मिला है। मिट्टी से बने कई खिलौने यहाँ पर देखने को मिला है जिसमें जो है बच्चे जो है खेलते थे। मतलब जो मिट्टी के जो बर्तन है ना, उसमें क्या कहा गया कि उस बर्तन से बच्चों को जो है खेलने के लिए बनाया गया था। अभी भी हम क्या करते हैं कि खेलने के लिए बच्चों को जो है मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कराते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका जो है वो हड़प्पा सभ्यता का मोड़े है। ये जो है आपका चित्र शैली में कुछ लिखा गया है, लेकिन ये शैली अभी तक जो है अपठ्य है, मतलब पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ खिलौना वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि नगर और नए शिल्प कहा कि देखिए, आओ अब कुछ ऐसे चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पूरा स्थलविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर क्या मिला है, पत्थर है, शंख है, तांबे हैं, कांसे हैं, सोने हैं, चांदी हैं जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए गए थे। सोने और चांदी से जो है गहने और बर्तन बनाए गए थे। मतलब आप देख सकते हैं कि अभी से अगर हम 4700 साल अगर पहले की बात करें, 4700 साल पहले की बात करें, या इससे हम और भी अगर पीछे चले जाए तो खुदाई के समय में कुछ ना कुछ हमें मिलते रहे। लेकिन अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यह एक विकसित नगर था, एक नगरीय सभ्यता था देखने को मिलता। अभी तक भारतीय इतिहास या अन्य विश्व के इतिहास में देखें तो ये आपका नगरीय व्यवस्था जो है पहली बार जो अभी देखने को मिल रहा है ना। तो ये आपका बात हो गया। यहाँ पर ही ध्यान देना कि पहले भी हमने आभूषण का इस्तेमाल करता था और आज भी हम आभूषण का इस्तेमाल जो है कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ऐसा मोहरे था,
पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार जो है आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों का चित्र जो है मिलता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि कैसा था, आयताकार था, मतलब एक ज्यामितीय आकृति में था और इस पर क्या था कि जानवरों का चित्र हमें देखने के लिए मिलता था, है ना, मिल रहा है। और ये जो लिखा हुआ है चित्र शैली में, जिसे अभी पढ़ा नहीं गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, है ना, लाल मिट्टी के जो है बर्तन बनाते थे। कहा है कि अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी बहुत धातु का उपयोग किया होता था, है ना। तो वहां पर हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, पत्थर के बारे में पढ़ा था। धातुओं के इस्तेमाल के बारे में हमने वहां पर 2 चैप्टर में नहीं पढ़ा था, ठीक है। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे। अब कहता है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती देखने के लिए मिला था। पिछले हम चैप्टर में कवर किया था मेहरगढ़, आपको कमेंट करना मेहरगढ़ कहाँ पर रहा है, ठीक है। कहा है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेनयॉन्स से बनी तकलियों सूत कताई का संकेत जो है वहां पर देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, जो वस्तुओं बनाया गया था किसी न किसी तो विशेषज्ञ ने ही बनाया होगा उसे, तो वह कहता है कि अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किसी विशेषज्ञों ने किया होगा। विशेषज्ञ जो है उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण आपको जो है लेता है ना। मतलब विशेषज्ञ का मतलब कि जैसे कोई मूर्ति कलाकार हो गया, है ना, कोई जेवर जेवरात आपका बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई कपड़ा पर बुनकारी कर रहा है, तो उसके लिए उसको खास प्रशिक्षण दिया जाता है। या जैसे कि अभी हम जो है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी का, तो उसके लिए क्या आपका है कि एक कोई खास पैटर्न है, खास सिलेबस, उसकी हम तैयारी करते हैं, रणनीति बनाते हैं, तब जाकर के हम उसका एग्जाम देते हैं, है ना। तो ये आपका यहाँ पर चल रहा है। तो ये करा जैसे कि ये आपका मूर्ति का निर्माण यहाँ पर किया गया, तो एक शिल्पकार होगा, उसको एक प्रशिक्षण दिया गया होगा, ठीक है। जैसा कि पत्थर तराशना, है ना, पत्थर को तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरे का जो है पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ जो है 28 पर जो है चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इस मूर्ति के टुकड़े को देख सकते हैं, है ना, कितने आकर्षण ढंग से इसे बनाया गया है, ठीक ना। तो ये कहता है कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से जो है वह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं इसको दाढ़ी, ठीक है। वर्तमान समय में लोग जो इस प्रकार के दाढ़ी जो है रख भी रहे हैं, तो सोचिए कितना पुराना ये है आपका, है ना। आगे कहता है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हर व्यक्ति जो है विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं हैं। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों जो है इस काम में दक्ष थे। आगे बात करें फ्रेनियॉन्स के बारे में, तो कहता है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेनियॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। मतलब इसे जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है पत्थर के जैसा, ठीक है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे जो है वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। कहा कि फ्रेयॉन्स से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे।
है ना। अभी भी देखिए मिश्र धातु के जो है अनेक सारे, जैसे कि स्टील वगैरह की बात करें, है ना, तो उससे बर्तनें बनाई जाती है। तो ये सब बातें जो है पहले भी हो चुका था। आगे कहता है कि कच्चे माल की खोज में, हालांकि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उपयोग करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह के जो है चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के अगर तौर पर बात करें तो किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते थे, ठीक है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके जो है कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही जो है मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी के बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों का वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब आयात मतलब मंगवाते थे दूसरे स्थानों से, क्या चीज का, तांबा का, लोहा का, सोना का, चांदी का, ये सब जो बहुमूल्य पत्थर थे वे दूसरे स्थानों से जो है या दूसरे देशों से जो है वो मंगवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो कहता है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। याद रखना है, जो तांबा का आयात मतलब तांबा जो मंगाया जाता था वो आज के जो वर्तमान समय में हम राजस्थान देखते हैं वहां से वे तांबा का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान, पश्चिमी एशियाई देश आपका ओमान, आप कहिएगा सर ओमान कहाँ है, तो देखिए अब आपको खोजना है क्या चीज, यहाँ पर ओमान, तो आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ओमान दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर ये दिखना है, जाकर गूगल पर सर्च कीजिए कि ओमान जो है कौन कौन से देश के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है, और यहाँ पर जो आप इलाका देख रहे हैं, समुद्री इलाका देख रहे हैं, ये कौन सा समुद्र है ना, यहाँ पर कौन कौन सा जो है यहाँ पर खाड़ी पाया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, और सर्च कर कर देख करके नोट डाउन उसे करना है। वही कहता है कि कहा ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। समझ सकते हैं ना कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है अपने सामान को आयात और निर्यात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान ईरान अब चलते थोड़ा सा ईरान को देखते हैं नक्शे पर कि ईरान कहाँ है। तो आप जब देखिएगा ये आपको दिख रहा होगा क्या चीज, तो ईरान देखना है। मतलब जो भी हमने आपको पिछले भी क्लास में बताया था कि जो भी नए टॉपिक आपको जानने के लिए मिल रहा है आप उसे जिज्ञासा होकर के देखिए, है ना, जिज्ञासापन से अपने भाव को जो है उस पर एकाग्र कीजिए और उसे सोचिए, उसे समझिए, उसे जानिए, उसे देखिए, ताकि आप उसे अच्छे लंबे समय तक जो है याद रख सके, ठीक है। तो हमने आज 2 कंट्री अभी तक बता चुके हैं, एक ओमान हम आपको दिखाया और ये आपका ईरान दिखाया। कल भी हम 2 कंट्री के बारे में बताए थे, ठीक है ना। और देखिए ये आपका अफगानिस्तान से किया जाता था, तो आप देखिए एक अफगानिस्तान की बात आ गया, तो चलिए अफगानिस्तान की ओर। तो अफगानिस्तान आप पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अफगानिस्तान देख सकते हैं। तो ये आपका आज 3 कंट्री हो गया, है ना। कल भी हम चर्चा किए थे तुर्की के बारे में, चर्चा किए थे कल, फ्रांस के बारे में चर्चा किए थे कल, है ना, कल 2 कंट्री के बारे में चर्चा किए थे। तो धीरे धीरे जो है हमें सारे चीज को जो है एक एक करके जानना है ना, आराम से स्थिर स्थिर से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, तो कर्नाटक आप जानते ही हैं अपने ही भारत देश में आपको पड़ता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीज, कर्नाटका, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटक का जो बॉर्डर अगर बात करें किन किन राज्यों के साथ है, तो ये महाराष्ट्र के साथ है, तेलंगाना के साथ है, ये आपका जो है ये आंध्र प्रदेश के साथ है ना, तमिलनाडु के साथ है, केरल के साथ है, और यहाँ पर जो गोवा है, हाँ गोवा के साथ भी जो है कर्नाटक की सीमा साझा होता है ना। ये आपका लक्षद्वीप, ठीक है, और ये आपका हिंद महासागर, ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्नाटका, ठीक है। अब देखिए आगे चल लेते हैं। तो कर्नाटका और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, है ना, और अफगानिस्तान से जो है यह करता था। आगे कहता है कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, मतलब उसकी भोजन की व्यवस्था जो है कैसे होती थी। तो इसकी भोजन की व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं,
कहता है कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को जाने के खाने के लिए जो है सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है, कहा है कि पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा में लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि जो है उगाया करते थे। ठीक है। और कहता है कि जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग किया करते थे। किसका? तो हल का उपयोग किया करते थे। एक नई बात है, यह नई बात थी कि हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बने होते थे। ठीक है, लेकिन हल के आकार के खिलौने जो है वहां देखने को मिला है। ठीक है, आगे देखिए कहा, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हल के आकार का खिलौना। कहा है कि इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे जो है फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। कहा है कि देखिए कि बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में वे मवेशियों के झुंडों को चारा जो है पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते थे, है ना, चराने के लिए। कहता है कि वे जो है वेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जो है जानवरों की शिकार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये गुजरात में धौलावीरा आपका हो गया, लोथल हो गया आपका, है ना। कहा है कि कच्छ के इलाके में जो है खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वहां साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा में जो है नगर की 3 भागों में बांटा गया है। हड़प्पा की जो सभी जगह के नगर 2 भागों में थे, जबकि धौलावीरा का नगर यहाँ पर कितने भागों में? 3 भागों में बटा आपको मिलेगा। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुली मैदान भी थी जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। अभी भी वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था आप देखते हैं, है ना। यहाँ जो है मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों का जो है पत्थरों की खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों में प्रायः लकड़ी में बड़ा जड़ा गया है। ठीक है, और कहा है कि यह एक अनोखा अवशेष है, लेकिन आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। आगे देखिए, कहता है ये देखिए आप तालाब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि गुजरात की खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, है ना। साबरमती किनारे जो है के उपनदी के किनारे लोथल नगर ऐसे स्थल पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाती थी। हालांकि यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह के कई मुहरे और मुद्राएं या मुहरबंदी, जिसे कहता है कि गीली मिट्टी का दबाने से बनी हुई जो चपटा होता है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे जो है आपका आगे कहता है कि अगर बात करें मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांक या मुहरबंदी, कहता है क्या कि मुहरों का प्रयोग समाज
से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले की बंद करने के लिए उनके मुहरों पर गीली मिट्टी से जो है पोत कर उन पर जो है मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ जो है छेड़खानी नहीं हुआ था। मतलब मुहर लगा करके जो सील करके जो है वो सामान को आगे की ओर जो है भेजा जाता था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें सभ्यता के अंत का रहस्य, मतलब अब हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत कैसे हुआ, ये आपको अगर बात करें तो कहता है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का उपयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में कपड़ों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर की जो है झिंगुरबुन घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घास खाने का मैदान जो है समाप्त हो गया होगा। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, है ना। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का अक्सर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर जो है बिल्कुल साफ दिख रहा था। कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियों उजड़ गई थी। कई लोग जो है पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और जो है छोटी बस्तियों में जाकर के बसने लगे थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम जो है अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दिया है कुछ अन्य सभ्यता के बारे में। जैसे कहता है कि आप अपने जो है एटलस पर मिस्र को ढूंढो, है ना। अपने एटलस पर जो है मिस्र को ढूंढने के लिए बोल रहा है इजिप्ट को। तो देखिए हम यहाँ पर आपको मिस्र को ढूंढ करके बताते, ये जो है ना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपको जो है इजिप्ट को ही क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। तो ये आपका मिस्र है। ये कौन सा रीजन में पड़ रहा है, तो ये आपका पड़ रहा है अफ्रीका वाले रीजन में, ये आपका पड़ रहा है। ठीक है, चलिए एक और कंट्री हमने यहाँ पर देख लिया। कहता है कि मिस्र को जो है ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान था। मिस्र का जो है नील नदी है, वो नील नदी वाले इलाका, मतलब नील नदी जो है मिस्र को बीचों बीच यहाँ से बहती है, वो इलाकों को छोड़कर जो है वहाँ के सभी इलाका जो है रेगिस्तान था। ताकि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासक करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हर जवाहरात लाने के लिए जो है अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाया जिसे पिरामिड कहा गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिरामिड का जो संरचना जो है अभी भी वर्तमान समय में भी मिस्र में देखा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हें पिरामिडों में दफना करके सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था, ममी। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे ना तो उसमें आपको दिखाएंगे ममी कैसा होता है। ठीक है, मतलब मम्मी को जो इसमें दफना करके रखा जाता था और उनको सारी सामग्री इनके पास जो है
भेजा जाता था, डाल दिया जाता था इसके साथ, माने बॉडी के साथ जो है जो भी खाने पीने का सामग्री वस्त्र वगैरह होता था, इनके उपयोगिता की वस्तु को इसमें डाला जाता था। ठीक है, इसके सबों के साथ जो साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। देखिए आप लिखा हुआ है, जैसे खाद्य पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी सब के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने का परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा जो है धन दौलत खर्च जो किया जाता था। ठीक है, तो ये था जो है आपका चैप्टर 3 था। तो आज हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर 4 लेकर के आएंगे, है ना। तो ये जो वीडियो आप लोग के बीच NCERT वाला लेकर के आ रहे हैं, वो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके अपना राय अपना विचार जरूर पेश करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय।